हेलो जी, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब स्टार्टिंग के जब 2 साल जब से अप्लाइड मैथ्स आया है, तब से स्टार्टिंग के 2 साल तक, 2 या 3 साल तक भी मैं कह सकता हूँ कि इसका सही से भी मटेरियल नहीं था बुक्स में, ठीक है ना? कहीं अधूरा मटेरियल था, ठीक है ना? ना सीबीएसई की हैंडबुक में कुछ मटेरियल है। और हमें भी जितना मटेरियल्स में मिला, हमने उतना ही पढ़ाया। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, ये एक ऐसी वीडियो है कि अगर जिस बच्चे ने इस वीडियो से पढ़ लिया, उसको कोई भी बुक, कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी सैंपल पेपर, कोई भी बुक एक्स वाई जेड कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक 5 नंबर का आता है। इसमें थ्योरी के एमसीक्यू बन सकते हो, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, या 3 नंबर का क्वेश्चन, या 5 नंबर का क्वेश्चन भी अगर पूरे बन गया कभी, तो वो भी कवर करेंगे, ठीक है ना? थ्योरी जरूरत नहीं है, थ्योरी आपको मैं समझाऊं क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में समझाई हुई है वो ऑलरेडी, ठीक है ना? तो जरूरत नहीं है अब आपको कि आप थ्योरी पढ़ो। मैंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगाए हैं जो कि सारे थ्योरी पर बेस्ड हैं। अगर आपने वो एमसीक्यूज कर लिए ना, क्योंकि अगर थ्योरी आई भी तो वो एमसीक्यू के ही उसमें आएगी ना, कि एमसीक्यू का क्वेश्चन ही बनेगा सिर्फ थ्योरी में। तो मैंने जितने क्वेश्चंस आज करवाऊंगा मैं यहां पर, सब कवर हो जाएंगे आपके, सब, ठीक है ना? अब ये वीडियो एक पार्ट में है या फिर पूरी ही ये वीडियो मतलब पूरी एक वन शॉट में बनेगी या फिर 2 पार्ट्स में आएगी, वो डिपेंड करेगा कि वीडियो की लेंथ कितनी जा रही है, ठीक है ना? क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी बड़ी वीडियो होगी, क्योंकि ये इस टॉपिक को करवाने का मेरा मोटिव ये है कि बच्चे को कहीं पर भी ना जाना पड़े। क्योंकि इस टॉपिक में ना प्रॉब्लम बहुत आ रही थी, बहुत आ रही थी। आज से जब 2 साल 3 साल पहले तक भी इस टॉपिक में समझ ही नहीं आता था कि करना क्या है, क्या नहीं करना। फिर यहाँ पर आगे एक फॉर्मूला आएगा, उसमें भी बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती थी। एक तरीके से समझ लो वो कंट्रोवर्सी बन गया था कि यार फॉर्मूला क्या लगना है, कब इसमें n लगना है, कब इसमें n-1 लगना है, ये प्रॉब्लम आती थी, ठीक है ना? अभी भी कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी, और कई बच्चों को कुछ गलत चीज बच्चों ने अपने दिमाग में बिठा ली है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम n-1 लगा देंगे। नहीं, शायद मैंने 1-2 कमेंट्स पढ़े थे तो वो बच्चे उसमें गलत बता रहे थे, कुछ नहीं। आज की इस वीडियो में ना, ये एक ऐसी वीडियो बना रहा हूं मैं, जैसे मैंने याद है आपको अभी 3 घंटे की वीडियो बनाई थी एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पर, जिसमें मैंने कहा था कि इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। मैंने एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज खुद से बैठ के सेलेक्ट की है और वीडियो में डाली है। इस वीडियो को बनाने में भी ना, मतलब बिलीव नहीं करोगे आप कि इस वीडियो को बनाने में भी मेरी बहुत मेहनत लगी है। मतलब इसके एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी के क्वेश्चंस, और कैसे मतलब फॉर्मूले सेट करने, उस पर मैंने खुद बहुत जबरदस्त काम किया है और बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो इस वजह से अब ये वीडियो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, ये चीज मत कहना। ज्यादा बड़ी लगेगी अगर मुझे वीडियो तो मैं 2 पार्ट में डाल दूंगा, नहीं तो फिर एक पार्ट में ही आएगी, ठीक है ना? अब आपको ये वाली बात क्लियर हो जाएगी कि इस वीडियो को लेके जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना, इस टॉपिक को लेके, जो स्पेशली ये टॉपिक है ना इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, आज के बाद इस साल का बच्चा हो जो 2025 में दे रहा हो बोर्ड, या 2026 में देगा, या 2027 में देगा, या 2028 में देगा, कभी भी देगा, अगर वो खाली ये वाली 2 वीडियोस या फिर एक वीडियो जो भी मेरी बनेगी इसकी, अगर ये वीडियो आपने देख ली, तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। ये मैं इतनी बड़ी बात अगर मैं कह रहा हूं ना अपनी वीडियो में, तो कुछ सोच के ही कह रहा हूं मैं, ठीक है ना? मैंने यहां पर थ्योरी थ्योरी पर जो एमसीक्यूज बन सकते हैं ना, वो मैंने इतने बढ़िया बढ़िया सेलेक्ट किए हैं कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरी। सिर्फ आप ये एमसीक्यू देखो, आपका पूरा थ्योरी वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 एमसीक्यू नहीं है, कम से कम 20 22 25 एमसीक्यूज करवाए हैं मैंने सिर्फ थ्योरी थ्योरी के ही। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो तो अलग करेंगे हम। तो इस वीडियो पे बहुत मेहनत लगी है मेरी। अगर जिस बच्चे ने यहां तक मेरी बात सुन ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और फटाफट से लाइक करो, शेयर कर दो ये वीडियोस को, ठीक है ना? दबा के शेयर कर दो जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, और जिसको भी मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट करो, और आगे शेयर करो वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताओ
एक एक चीज मुझे, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सीधे मैं वीडियो आपको लेके आ रहा हूं, अभी थ्योरी नहीं करवा रहा, सीधे मैं आपको वीडियो लेके आ रहा हूं पहले एक फॉर्मूले वाले पार्ट पर, ठीक है ना। फॉर्मूले वाले पार्ट पर ये देखो, ये मैंने खुद से लिखा है अपने हाथ से, ठीक है ना। ये सिर्फ अपने हाथ से लिखी है मैंने ये वाली चीज। तो बहुत मेहनत करी है मैंने इस वीडियो को बनाने में। मतलब शूट तो चलो मैं अब कर रहा हूं, लेकिन इससे पिछली मतलब जितनी भी बुक्स हैं, जितना भी मटेरियल गूगल से कहीं से भी, मतलब मुझे जो लगा है कि आपके मतलब का है, क्योंकि सीबीएसई की हैंडबुक में भी सही से मटेरियल पूरा कंटेंट अच्छा नहीं है, स्पेशली इस चैप्टर का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। एमएल अग्रवाल में भी कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं, आरडी शर्मा में भी कुछ अच्छी सही चीजें मतलब पूरी तरीके से नहीं दे रखी हैं। तो इस वजह से इस टॉपिक को बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगा है, क्योंकि एक एक चीज सही बतानी थी मुझे। जल्दबाजी के चक्कर में मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं बच्चों का नुकसान कर दूं या मैं कुछ गलत बोल दूं वीडियो में, है ना। तो इस वजह से बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई गई है टॉपिक 5 नंबर का। बट देखो 5 नंबर के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करी है आपको 5 नंबर दिलवाने के लिए। अब इस टॉपिक में 5 नंबर पूरे लेके आओगे आप, इतनी गारंटी दूंगा। जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी है पूरी, एक एक पार्ट प्रोबेबिलिटी का अलग से पढ़ाया है 1.5 घंटे की वीडियो में, उसमें भी पूरे 10 नंबर लेके आओगे। कैलकुलस में 6 से 7 नंबर लेके आओगे 15 में से, अगर आपने वो 3 घंटे वाली वीडियो देख ली है मेरी तो, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत लगी वीडियोस बनाने में, सपोर्ट दिखा दो अपना फटाफट से। अब देखो ये जो चीज है ये क्या है, सब चीजें बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनको भी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अगर जो बच्चे बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं ना, जीरो से पढ़ रहे हैं चैप्टर, उनको भी समझ आ जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है तो हमें तो समझ ही नहीं आएगा। आएगा, मैं समझाऊंगा तो आएगा समझ। पॉपुलेशन, सैंपल, ये सब क्या होते हैं वर्ड्स, ठीक है ना। ये मैं अभी आपको समझाता हूं कि पॉपुलेशन और सैंपल वर्ड होता क्या है, ठीक है। हाँ देखो, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है ना, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। जैसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ते हैं ना, उसमें हमें कुछ लिमिटेड डाटा होता है, तो हम उसके हिसाब से मीन मीडियन मॉड निकालते हैं, जो आप 11th में भी करके आए हो, है ना। ये सब तो आप 10th में भी करते थे। ये चैप्टर थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये हो गया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब वो नहीं है कि मतलब कितने लोग हैं, पॉपुलेशन वो नहीं। पॉपुलेशन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। पॉपुलेशन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ हाइट्स स्टूडेंट्स की। जैसे अगर मान लो किसी एक स्कूल के अंदर 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब की अगर हमें हाइट मेजर करनी है तो वो पॉपुलेशन है, ठीक है ना। अगर मान लो कि किसी स्कूल की बहुत सारी ब्रांचें हैं और उन सब ब्रांचेस के कितने सारे स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करनी है, या उनके मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं ये मेजर करना है हमें, तो कितनी बड़ी वैल्यू निकल के आएगी, कैसे निकालेंगे हम, ठीक है ना। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि हम उन सब डाटा को नहीं लेते हैं, उसमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब मैं पूरी तरीके से थ्योरी पे तो नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। बट वो थ्योरी आपको इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जितना मैं इस वीडियो में पढ़ा दूंगा उतना बहुत है बस। सैंपल का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन में से ही कुछ हमें सैंपल सेलेक्ट करना है, जैसे सैंपल ही तो होता है। अब जैसे मान लो कि 100 कुंटल की राइस की एक बोरी है, ठीक है ना। अगर हमें चेक करना है, फूड इंस्पेक्टर आए, अगर उनको चेक करना है, तो वो क्या करेंगे, क्या एक एक दाना चेक करेंगे, नहीं ना। वो क्या करेंगे, कुछ ऐसा उन्होंने मुट्ठी भर के ऐसे लिया और चेक करा। तो वो क्या लिया, वो सैंपल लिया, सैंपल लेके चेक किया। इतनी चीज बात है, समझ आ गई होगी बस आपको। तो ये वही चीज होती है। यहां पर पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज, ये सब वही है जो मैं आपको अभी इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ये इसको लिखने का तरीका होता है, म्यू से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन मीन को, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे डिनोट करते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये तो आपने, ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन ये सब वर्ड आपने पहली बार सुना है, ठीक है ना, ये सब पता है। ये भी जो ग्रीक लेटर में बना हुआ है ये भी आपको बनाना आता है, आपने बनाया हुआ है ये भी अपना 10th 11th में, ठीक है। सैंपल साइज वही हो गया कि कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें हमने, ठीक है ना। आगे आ जाओ, मैंने सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूले मतलब सबसे पहली स्लाइड ही मेरी फॉर्मूले की आई है। थ्योरी के क्वेश्चन अभी एमसीक्यू वाले आगे आएंगे, ठीक है ना।
सैंपल मीन, जैसे यहां पर पॉपुलेशन मीन है वैसे ये सैंपल मीन, इसका फॉर्मूला ये है सिंपल। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही तो होता है बेसिक सा फॉर्मूला मीन का, वही यहां लगाना है, ठीक है ना, वही यहां लगाना है। बस यहां पर जो हमने सैंपल का डाटा लिया होगा ना उनको ऐड करना है और डिवाइड करना है बस। यहां पर हमें पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है ना, कि पॉपुलेशन का जो हम, क्योंकि हम इतना सारा डाटा का तो निकाल नहीं सकते मीन, तो हम कुछ सैंपल लेके ना उसका एस्टिमेशन लगाते हैं कि हाँ ये होगा। कि जैसे कि अगर मान लो 10,000 स्टूडेंट्स हैं, उनका हमें एवरेज मीन निकालना है, तो हम 10,000 लोगों का नहीं निकाल सकते ना, हम कुछ सैंपल लेंगे, कुछ सैंपल लेंगे, ठीक है ना। उस सैंपल में से हम क्या करेंगे, उस सैंपल में से ही हम मीन निकालेंगे और हम ये बता देंगे ये एस्टिमेटेड मीन है पूरे पॉपुलेशन का ही। तो वो सैंपल मीन निकला जिसको हम एस्टिमेशन मीन बोलते हैं पॉपुलेशन का, ठीक है ना। पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, अब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये होगा, क्योंकि अगर हम मीन नहीं निकाल सकते तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तभी हम पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। इसको एक तरीके से आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, ठीक है ना। तो पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन डेफिनेशन का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। अब इसके दो फॉर्मूले क्यों हैं ये भी बताऊंगा। अच्छा, इसमें आपने एक टर्म पढ़े होगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला सीधे लर्न करो, क्या होता है क्या नहीं होता उससे कोई लेना देना नहीं है आपको, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम टी टेबल पर चेक करते हैं वैल्यूज, वो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ठीक है ना। तो हमें उस पर नहीं जाना, सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला याद रखो n-1 सैंपल। देखो इसमें ना बहुत कुछ है, अगर मैं थ्योरी की एक एक लाइन पढ़ाने लग गया ना तो ये तो फिर आपको ऊपर से जाएगा और आपको बोरियत लगेगी। मैंने सिर्फ यहां पर जो भी डाला है ना इस वीडियो में सब आपके काम का है, और जितना 5 नंबर के लायक पढ़ना है ना सिर्फ उतना डाला है मैंने। अब ये टॉपिक 20 नंबर का तो आने का कि हम इसमें और भी बहुत कुछ पढ़ें, 5 नंबर का टॉपिक आ रहा है तो 5 नंबर के लायक ही पढ़ेंगे ना इसमें बस फिर हम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला n-1 हो गया। n क्या है, सैंपल साइज, ठीक है ना, n सैंपल साइज हो गया। ये एक फॉर्मूला है, एक तरीके से समझ लो कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला हो गया ये, जिसको हम पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। और ये एक दूसरा फॉर्मूला है, या तो ये यूज करना है या ये यूज करना है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आता है टी टेस्ट, मेन फॉर्मूला यही है टी टेस्ट का, ठीक है ना। मीन निकाल लिया, एसडी निकाल लिया, इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, टी टेस्ट निकालना होता है, क्योंकि इसी से ही हम सब पढ़ते हैं ना, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये चीज अभी मैं बताऊंगा आगे आपको क्या होती है। तो टी टेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, ये फॉर्मूला बन गया टी टेस्ट का। जब एसडी निकालने का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, उस केस में टी टेस्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। जब ये वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने तो उस केस में टी टेस्ट का फॉर्मूला ये लगेगा। एक तो यहां पर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, जिन बच्चों ने पहले पढ़ लिया है ना ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने भी सही से नहीं पढ़ा होगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। इस वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं मेरे पास बच्चों के कि सर हमने तो ऐसे नहीं पढ़ा था, ऐसे नहीं पढ़ा था। बेटा जो मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं ना वही करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बहुत रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई गई है। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाया आपने एसडी निकालने के लिए, अगर एसडी निकालने की जरूरत है हमें क्वेश्चन में, तो उसके बाद हमें टी टेस्ट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाया है तो टी टेस्ट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये तो एक इतनी सी बात है, ये समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद एक टर्म आती है स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ मीन ये क्या होता है, पहले ये समझ लो कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता क्या है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर हमने 10,000 स्टूडेंट्स के मैथ्स में मार्क्स का मीन पता करना है तो हमने सैंपल लिया। अब मान लो मैंने 100 सैंपल लिया, 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स लिया और उसका मीन निकाला और सैंपल लिया ना 100 स्टूडेंट्स का। तो मुझे ये बताओ क्या वो जो 100 स्टूडेंट्स का जरूरी है कि वो जो 100 स्टूडेंट्स मैंने लिए हैं उनके मतलब उन स्टूडेंट्स में ऐसे ज्यादा बच्चे हो जाएं कि जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं बहुत, और जो 900 स्टूडेंट्स हैं उनमें ऐसे बच्चे ज्यादा हों जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, तो मीन तो फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा मीन का। आ रही है बस समझ में।
तो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब यही होता है कि हम नंबर ऑफ साइज बढ़ाते हैं। ये अभी आप आगे भी पढ़ोगे थ्योरी में, मैं समझाऊंगा ये वाली चीज कि अगर हम जितना सैंपल साइज बढ़ाते रहेंगे ना, उतना एरर कम होता रहेगा, हमारा मार्जिन ऑफ एरर कम होता रहेगा। ये तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जितना अगर सैंपल साइज हमारा बड़ा होता रहा तो उतना एरर के चांस कम होते रहेंगे, है ना। और एक बात और बताऊंगा आपको, अगर मैंने एक 100 स्टूडेंट्स का एक सैंपल लिया और फिर अलग से एक 100 स्टूडेंट्स का अलग से सैंपल लिया उन्हीं में से ही, तो जरूरी थोड़ी है कि इसका और इसका मीन सेम आएगा, हो ही नहीं सकता। दोनों का मीन अलग अलग आएगा, बट क्या होगा कि बहुत नियरेस्ट आएगा, बट फिर भी एरर तो होगा ना, सैंपल्स में भी एरर होगा। तो अगर हम एक सैंपल से पूरे पॉपुलेशन का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें तो फिर बड़ा एरर भी आ सकता है। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ द मीन। इसका फॉर्मूला होता है अलग से कि दिस अपॉन दिस। अब ये क्या होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन दिस। हम अब आप कहोगे कि सर हम निकाल तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन रहे हैं, बट यहां पर फॉर्मूला हम ये लगा रहे हैं, तो बेटा डेफिनेशन भी लिख दी नीचे, डेफिनेशन भी लिख दी है नीचे, पढ़ लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एरर। इस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी आगे, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन भी मिलेगा अभी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ये डेफिनेशन होती है इसकी, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से पढ़ा था। अब स्टैंडर्ड एरर पूछ ले क्वेश्चन में, या फिर ये वाली लाइन पूछ ले, तो दोनों का मतलब एक ही है। या तो ये वाली लाइन पूछ ले, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे, भूल मत जाना। या तो स्टैंडर्ड एरर लिखा हुआ पूछ ले, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पॉपुलेशन, तो उसका मतलब ही स्टैंडर्ड एरर ही होता है। समझ आ गई। ये वीडियो जरूरी नहीं है कि एक बार में देखने में समझ में आ जाएगी आपको, और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो उनके लिए तो ये सारी टर्म्स बिल्कुल बिल्कुल मतलब पहली बार ही पढ़ रहे होंगे वो, है ना। तो बेटा आप पहले पूरी प्रॉपर की थ्योरी वाली वीडियो देख के आना, जो मैंने डाली थी बहुत पहले। लेकिन वही है कि आप वो वीडियो देखने में ना बहुत बोरिंग हो जाएगा, आपको समझ नहीं आने वाला कुछ भी। इस वजह से मैं डायरेक्ट यही करवा रहा हूं आपको कि जो आपके काम का है, क्योंकि मैंने बताया ना 5 नंबर का टॉपिक है, सिर्फ उतना पढ़ो जितने काम की चीज है, क्योंकि इसमें है तो बहुत कुछ दे रखा है फालतू फालतू का जो हमारे काम का है ही नहीं। ठीक है जी। टी टेस्ट क्या होता है, ये हम टेस्ट करते हैं, जब क्वेश्चन में भी आपको बोला जाता है कि टी टेस्ट करके दिखाओ, कि उसमें हम नल हाइपोथेसिस या फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये पता करने के लिए हम टी टेस्ट करते हैं। अब ये नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। समझ आ गई। अब देखो आगे यहां पर मैंने यही फॉर्मूले दोबारा लिखे हैं। क्यों लिखे हैं सर, रीजन है उसका, समझो मेरी बात, समझो मेरी बात पहले। अब यहां पर ना कि स्टैंडर्ड वन सैंपल टी टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो एक्चुअल में जो फॉर्मूला है, अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे ना, तो जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है हमारा, जो टी टेस्ट का, वन सैंपल टी टेस्ट, क्योंकि यहां पर हम दो सैंपल मतलब दो टाइप्स के पढ़ते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट। दोनों पर ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सैंपल पेपर में भी, तो दोनों करने हैं हमें, ठीक है ना। वैसे ज्यादातर वन सैंपल टी टेस्ट पूछा गया है, बट इस बार के सैंपल पेपर में आपको टू टेस्ट पर भी क्वेश्चन आया है, तो एग्जाम में भी आ सकता है, हमें दोनों करने हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि स्टैंडर्ड अगर टी टेस्ट का फॉर्मूला आप अभी गूगल पर सर्च करोगे तो यही वाला फॉर्मूला निकल के आएगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्मूला, मॉडिफाइड वन सैंपल टी टेस्ट फॉर्मूला बोल सकते हो आप इसको। ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला, इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है ये, ठीक है। सर ये कब लगाना है और ये कब लगाना है, हाँ ये है इंपॉर्टेंट बात आपके मतलब की, क्योंकि इस चीज में ही इतनी कंट्रोवर्सी है, इतनी कंट्रोवर्सी है कि समझ ही नहीं आता, बट उसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया, निकाल दिया उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना।
देखो, अगर तो पॉपुलेशन वेरिएंस हमें गिवन हो, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कह दो या फिर पॉपुलेशन वेरिएंस की भी अगर बात होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकल ही आएगा। चलो तो हम डायरेक्ट ही समझते हैं कि जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है क्वेश्चन में, समझ लो दोबारा से, अगर वैसे तो देखो बहुत कम चांस होता है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन हो। क्यों? क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको अभी समझाया पीछे कि पॉपुलेशन मीन ही जब हमें निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कितना डिफिकल्ट होगा। तभी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं होता जनरली अगर हम बात करें तो। बट फिर भी अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं गिवन तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। समझ आ गई बात। अब यहां पर समझने वाली बात ये है कि सर आपने तो बताया था कि जब ये यूज करो तो ये लगाना है, ये यूज करो तो ये लगाना है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस अलग होते हैं जिसमें हमें ये वाली चीज एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके भी क्वेश्चन डाले हैं मैंने आगे। तो ये वाली चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, उस केस में भी हमें टी टेस्ट तो निकालना ही पड़ता है। तब अगर आपने ये लगाया तो ये ही लगाना है आपको, फिर कुछ नहीं सोचना आपने, फिर कुछ नहीं सोचना। और अगर ये लगाया है तो ये लगाना है। तो इसमें देख लो मोस्टली हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं। इस वाले केस में जब हमें ये निकालना होता है तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बट फिर भी मैंने लिख दिया। तो सर ये क्यों लिखे हैं हमने? ये हमने तब लिखे हैं जब हमें एसडी निकालने की जरूरत नहीं है, सैंपल वाले एसडी भी निकालने की अगर हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उस वाले फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन में ही गिवन आएगा, तो उस केस में फिर टी टेस्ट ही निकालना होता है हमें डायरेक्ट। तब कंफ्यूजन होती है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो याद रख लो, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन आ गया, ठीक है ना, वो भी आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, खाली थ्योरी से काम नहीं चलेगा, इसमें क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाओ। और अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं गिवन है, ठीक है ना, हमें नॉर्मल सैंपल वाला स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, तो उस केस में फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो। एक और एक्सेप्शनल केस होता है, वो क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। अब जो बच्चे पूरी वीडियो देखेंगे उनका फायदा होगा, नहीं तो फिर आपका नुकसान है। वो एक एक्सेप्शनल केस होगा जिसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो हमें देखना है कि हमें उस केस में सैंपल वाला स्टैंडर्ड डेविएशन ही गिवन होगा, बट फिर भी हम उसमें वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो एक एक्सेप्शनल केस है। बट इन दोनों फॉर्मूले पर इतनी कंट्रोवर्सी थी कि समझ नहीं आता था, ठीक है ना। कई बार बच्चे ये सोचते हैं, हाँ अब जो बच्चों का डाउट है मुझे याद आ गया, बच्चे ये सोचते हैं कि सर अगर स्क्वायर रूट बन रहा है ना तो n-1 वाला लगेगा, और अगर स्क्वायर रूट नहीं बन रहा तो फिर ये वाला लगेगा। ये पता नहीं बच्चों ने कौन सा लॉजिक निकाला है, या बच्चों ने कहां पर ये चीज पढ़ ली है। ये चीज कहीं पर भी नहीं है, और ये चीज है ही नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये लॉजिक जरूर होता है कि सैंपल साइज अगर बड़ा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला ही यूज करते हो स्टैंडर्ड वाला। अगर सैंपल साइज छोटा होता है, जैसे कि मान लो 8 सैंपल्स ही हैं, 10 सैंपल्स ही हैं, छोटा साइज है अगर सैंपल का, तब हम उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब लेस देन 30 का, ठीक है ना। ये चीज आप फिर भी थोड़ी सी समझ सकते हो, बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि इस लॉजिक पे मत जाओ। जितना मैंने यहां पर लिखा है, जितना मैं समझा रहा हूं, सिर्फ उतना ही आपके काम का है, उतना ही समझो। पूरे नंबर मिलेंगे आपको, गलत नहीं हो सकता आपका बिल्कुल भी। आगे जब क्वेश्चंस करवा दूंगा तो उससे तो आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, क्वेश्चंस में आपको सब क्लियर हो जाएगा। बट अगर वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे तभी तो समझ आएगा लास्ट तक, अगर बीच में जाके देखोगे तो समझ ही नहीं आने वाला है ना। तो अब इस पे डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं टी टेस्ट का, और किसी क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो क्यों यूज कर रहा हूं ये भी समझा दूंगा, ठीक है ना। टू सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट खत्म हो गया, टू सैंपल टी टेस्ट की बात करते हैं, फिर आ जाएंगे अपने थ्योरी वाले एमसीक्यू के क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का ये फॉर्मूला होता है। एक नंबर में क्वेश्चन तो यही पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है ये, ठीक है ना।
तो ये याद कर लो, ये रिपीट हो सकते हैं दोबारा कि वन सैंपल टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला n-1 होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला टू सैंपल टी टेस्ट में ये होता है, क्योंकि टू सैंपल टी टेस्ट का मतलब ये हो जाएगा कि हम दो सैंपल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है मेरी बात? वन सैंपल टी टेस्ट में हम मीन निकालने के लिए, मतलब पॉपुलेशन का मीन निकालने के लिए सैंपल मीन निकालते हैं, तो पॉपुलेशन को सैंपल से कंपैरिजन होता है उसमें, है ना, वन सैंपल टी टेस्ट में। यहां पर टू सैंपल टी टेस्ट में दो सैंपल्स लिए जाते हैं, ये दोनों सैंपल्स लिए जाते हैं पॉपुलेशन में से ही, तो इन दो सैंपल्स का कंपैरिजन किया जाता है मीन का। ठीक है ना, समझ आ गई बात? अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का ये फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें n1 और n2 दो सैंपल्स के साइज हैं। क्लियर है इतनी बात? कंबाइंड एस्टिमेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं फॉर्मूले में, ये निकालने का फॉर्मूला याद कर लो। ये फॉर्मूला बहुत यूज में आता है जब टू सैंपल टी टेस्ट की बात होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ता है हमें, क्योंकि हमें S1 और S2 जो दे रखे होते हैं ना, ये हमें स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे होते हैं दोनों, हमें निकालना पड़ता है कंबाइंड, क्योंकि यहां पर जो ये S होता है ये कंबाइंड वाला स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना होता है फॉर्मूले में। तो ये S निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, n1 माइनस वन S1 का स्क्वायर, n2 माइनस वन S2 का स्क्वायर, यानी कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 वाला है उसका स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 वाला है उसका स्क्वायर, अपॉन में वही डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हम पूल्ड टी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले आपके सीबीएसई की हैंडबुक में दिए हैं, तो कुछ अलग नहीं है। ये मत सोचना कि सर हमने तो ये तो फिर भी थोड़ा सा देखा था, कहीं पढ़ा था, बट ये तो देखा ही नहीं। बेटा ये आपका फॉर्मूला सीबीएसई की हैंडबुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो जो सीबीएसई की बुक में है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें। मान लिया कि हमने सीबीएसई की हैंडबुक में भी पूरी तरीके से सब कुछ नहीं दिया हुआ, बट जो दिया हुआ है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। ठीक है, चलो, इस वाले को बोला जाता है पूल्ड टी टेस्ट। ये कब लगाना है हमें? मोस्टली क्वेश्चंस में हमें यही लगाना है। ठीक है ना, व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस आर एज्यूम्ड टू बी इक्वल। क्या मतलब है सर इसका? क्या मतलब है? देखो, पॉपुलेशन वेरिएंस या फिर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को भी आप कह सकते हो, क्योंकि अगर वेरिएंस अगर हम इक्वल ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे इक्वल ही आएंगे। हम ऐसा मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन वेरिएंस जो होंगे वो इक्वल रहे होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि हमें पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम निकाल ही नहीं सकते ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी ये वाली बात, तभी तो सैंपल ले रहे हैं। अरे पॉपुलेशन का कुछ भी नहीं निकाल सकते, सैंपल मीन निकालते हैं, वो एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन ही तो होता है पॉपुलेशन मीन का, क्योंकि पॉपुलेशन मीन नहीं निकाल सकते, ऐसे पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं निकाल सकते, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते, इनका सैंपल लेके निकाल सकते हैं, जिसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर एज्यूम्ड टू बी, अब इसको हम मान रहे हैं कि ये इक्वल होंगे, हो सकते हैं इक्वल। अरे हो सकते हैं ना, दो सैंपल अगर हमने लिए हैं तो दो सैंपल का मीन भी तो इक्वल आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ऐसे दो सैंपल का वेरिएंस भी तो इक्वल आ सकता है। तो क्योंकि हम यहां पर टू सैंपल टी टेस्ट जब करते हैं तो हम मीन का कंपैरिजन करते हैं, हमने यहां पर मान लिया कि वेरिएंस तो इक्वल होंगे पहले केस में, उस केस में ये वाला फॉर्मूला ही लगाना है टी टेस्ट के लिए, जिसको पूल्ड टी टेस्ट बोलते हैं, पूल्ड टी टेस्ट। ठीक है जी, जब पॉपुलेशन वेरिएंस हमने माने कि एज्यूम टू बी अनइक्वल, जब हमने मान लिया कि अनइक्वल है, ये तो हमारे ऊपर है, देखो ये हमारे ऊपर है कि हमने अगर उसको माना है कि हम इक्वल मान के कर रहे हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। समझ आ रही है बात? अगर आप ये कहते हो कि नहीं हम तो ये नहीं लगा रहे, हम तो ये लगाएंगे, जिसको वेल्च टी टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन वेरिएंस एज्यूम्ड टू बी अनइक्वल, इसमें हम अनइक्वल एज्यूम करते हैं, तो उस केस में टी टेस्ट का फॉर्मूला ये हो जाता है। इस केस में हमें ये वाला एस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, इसमें हमें ये वाला एस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें हम डायरेक्ट टी टेस्ट का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ आ गई बात?
हाँ जी सर, समझ आ गई। अब सुनो मेरी बात। ये आपके तीनों फॉर्मूले सीबीएसई की हैंडबुक में दिए हैं। ये मैं अलग से कुछ नहीं करवा रहा, ठीक है ना? इस बार के सैंपल पेपर में 2 सैंपल टी टेस्ट का क्वेश्चन आया है। उसमें उन्होंने वो क्वेश्चन इस वाले मेथड से सॉल्व किया है। यानी कि उन्होंने ये माना है कि वेरिएंस इक्वल है। ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज किया, ठीक है ना? तो अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि 2 सैंपल टी टेस्ट का फॉर्मूला ये होगा या ये होगा, ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही लिखा होगा, तो वही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू इस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है ना? टी टेस्ट निकालने का दोनों फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है ना? ये कब यूज करते हैं, जब हम ये ले रहे हैं, और ये कब यूज करते हैं, जब हम ये ले रहे हैं। अगर ऑप्शन आपसे आ गया कुछ ऐसा बन के जिसमें टी टेस्ट का फॉर्मूला ये दिया होगा एक ऑप्शन में, ठीक है ना, मतलब ये नहीं होगा, फिर ये होगा और बाकी के 3 ऑप्शंस कुछ अलग अलग बने होंगे, तो उस केस में 2 सैंपल टी टेस्ट का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? क्लियर हो गई बात इतनी? ये है हमारा 2 सैंपल टी टेस्ट। अभी भी आगे भी इसमें है थोड़ी बहुत चीजें। मैंने बताया ना कि हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक फॉर्मूला आता है। अभी तक इस पर सीबीएसई ने क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, ठीक है ना? अभी तक इस पर क्वेश्चन तो पूछा नहीं है सीबीएसई ने। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? वही केस कि जब हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन खुद से ही कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है ना? कंबाइंड वाले की बात नहीं कर रहा, पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन खुद से ही निकालना पड़ रहा है। कंबाइंड की तो बात अलग हो गई। तो यहां पर एस निकालने का फॉर्मूला पहले ये लगेगा और फिर लगेगा आपका टी टेस्ट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना? टी टेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपका वही सेम है, बस यहां पर ये जो y बार है, ये दूसरी मीन निकालने की वैल्यू, दूसरे सैंपल का जो मीन होगा उसको y बार से डिनोट किया है, और जो पहले वाले सैंपल का मीन होगा उसको x बार से डिनोट किया है, ठीक है ना? देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने x1 और x2 के नाम से डिनोट किया है, बात एक ही है। आप y की जगह पर x2 लिख दो, ठीक है ना? मैंने यहां पर x1 और x2 इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि यहां पर x1 और x2 लिखता ना मैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कि क्या कर रखा है। तभी मैंने वो x1 और x2 की जगह पर सीधे कैपिटल X और कैपिटल Y ले लिया, ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला भी हम करेंगे, इसका मैंने एक क्वेश्चन डाला है, ठीक है ना? आपको समझा दूंगा ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाना है। अभी तक तो जितने भी पेपर हुए हैं, इस वाले फॉर्मूले पर सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो बनता है वो थोड़ा लेंथी है, 3 नंबर के हिसाब से वो बनता नहीं है कि 3 नंबर में वो क्वेश्चन बन सके, ठीक है ना? और ये बात भी समझ लो कि ये 5 नंबर का चैप्टर है, तो हो सकता है कि कभी सीबीएसई का मूड बन गया तो पूरा एक 5 नंबर का क्वेश्चन ही डाल दिया, कुछ नहीं पता ना, कुछ नहीं कह सकते। सीबीएसई ने तो हर साल पेपर बनाने ही बनाने हैं, ठीक है ना? उन्होंने सैंपल पेपर भी निकालने हैं, क्वेश्चन भी बनाने हैं, कंपार्टमेंट का एग्जाम भी बनाना होता है, पूरा पेपर बनाना और सेट करना होता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं यार, है ना? वैसे जनरली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? या ऐसा भी हो सकता है कि उनका मूड कर जाए तो 2 नंबर का कोई हल्का-फुल्का सा क्वेश्चन पूछ ले और एक 3 नंबर का पूछ ले, या फिर 3 एमसीक्यू पूछ ले और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ ले। इस तरीके से रहता है बस। ठीक है ना? बाकी 4 नंबर की केस स्टडी वगैरह तो इसमें से अभी तक तो नहीं बनी है और कोई बनने के चांस लगते भी नहीं है। ठीक है ना? तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने सारे फॉर्मूले ही लगाए हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना? और ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके एक-एक चीज अपने हाथों से लिखी है मैंने, है ना? ये वाले फॉर्मूले भी कब क्या लगाना है ये पता होना चाहिए आपको। और ये 1 सैंपल टी टेस्ट में जो 2 फॉर्मूला में कंफ्यूजन होती है ये भी मैंने क्लियर कर दी है आपको, ठीक है ना? क्वेश्चन में और क्लियर कर दूंगा। और ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है ना? तो फॉर्मूलेस वगैरह हमारे सारे क्लियर हो गए हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं थ्योरी के। अब अब थ्योरी मैं पढ़ाने लगा, यहां पर मैंने इतने मान लो इतने बड़े-बड़े मैंने पैराग्राफ लगा दिए थ्योरी के, और मैं एक-एक लाइन करके ऐसे पढ़ा रहा हूं। यार मैथ्स के टीचर हैं, कोई इंग्लिश के या एसएसटी के टीचर थोड़ी हैं, है ना? या मतलब कोई बिजनेस स्टडी या कोई फिर उसके इकोनॉमिक्स के टीचर थोड़ी हैं कि मतलब थ्योरी पढ़ाएंगे एक-एक लाइन करके, ना जी ना।
मैंने बताया ना 5 नंबर को 5 नंबर के औकात के हिसाब से पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। जो बच्चे अग्री करते हैं ये वाली बात कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर हाँ बात तो सही है, कि हम बात तो सही है। चलो देखो मैंने यहां पर बिल्कुल बेसिक से लेके जितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सीबीएसई उतने मैंने लगा दिए हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, इसमें पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या क्या होता है, सब आ जाएगा समझ में। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने लगा दिया कि भाई इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखो मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि ये क्वेश्चन वो सीबीएसई थ्योरी वाले क्वेश्चंस वो एमसीक्यू में पूछ लेगा, नहीं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे काम के हैं कि एज इट इज सीबीएसई दे सकता है, कुछ क्वेश्चन मैंने इस वजह से डाले हैं कि आपका चैप्टर क्लियर हो, आपका पॉइंट क्लियर हो, आपके जो डेफिनेशन है कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं वो क्लियर हो, उसको मैंने एमसीक्यू के बेस पर आपको समझा रहा हूं कि थ्योरी पढ़ाने से बेटर यह है कि इस थ्योरी को एमसीक्यू के बेस पर अगर पढ़ो ना तो दिमाग में सीधे घुसेगा, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मेन पर्पस क्या होता है, क्या होता है मेन पर्पस इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। समराइज डाटा, मेक प्रिडिक्शंस और इन्फेरेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल। मैंने आपको अभी समझाया था स्टार्टिंग में ही, अब आप खुद ही बता दोगे इसका आंसर। काश अगर मैं ये वाली वीडियो लाइव पढ़ा रहा होता ना तो बच्चे साथ साथ आंसर करते इस वाली वीडियो का, इस वाले क्वेश्चंस का खुद ही आंसर करते। बच्चे जिन बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा ना ये चैप्टर वो भी खुद से आंसर कर देते इन क्वेश्चंस के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेन पर्पस क्या है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मेन पर्पस ही यही है कि हम प्रिडिक्शंस करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल। सिंपल सी बात है कि सैंपल्स, यही तो हो गया ना, यही तो समझाया मैंने अभी आपको। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई कि पॉपुलेशन का मीन क्या रहा होगा, प्रिडिक्शन करने के लिए उस पॉपुलेशन में से सैंपल निकाला, उसका मीन निकाला और प्रिडिक्शन कर लिया कि पॉपुलेशन मीन ये रहा होगा। मीन मतलब वही ना किसी चीज का एवरेज निकालना हो तो, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो कि मुझे हाइट निकालनी है बहुत सारे लोगों की, तो मैं कुछ लोगों की हाइट, कुछ लोगों का सैंपल लेके उनकी हाइट का एवरेज निकाल लूंगा और मैं प्रिडिक्ट कर लूंगा। ये होता है मतलब, मेन पर्पस ये होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। एक लाइन में पूरे चैप्टर का मतलब समझा दिया। बताओ इन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको थ्योरी पढ़ने में ही तो हेल्प मिलेगी, आपको थ्योरी पढ़ने में तो हेल्प मिलेगा आपको। इस चैप्टर को मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है ना अभी तक तो पूरे यूट्यूब पर तो नहीं है, पूरे यूट्यूब पर नहीं है, ये गारंटी दे रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं। लेकिन अब ये नहीं पता कि ये वीडियो मैं अब जब बना रहा हूं, अब बच्चे इस वीडियो को पता नहीं कब देखेंगे, तब तक अगर कोई आ गई हो तो वो बात अलग है। अब तक तो कोई नहीं है, अब तक तो कोई नहीं है। ये ठोक के कह रहा हूं ये वाली बात कि जिस तरीके से मैंने थ्योरी के एमसीक्यू बनाए हैं ना पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इतना ही जरूरत है पढ़ने की, बस 5 नंबर में इतना ही जरूरत है, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं ना हमने, तो 3 नंबर का क्वेश्चन तो वही बनता है। तो सिर्फ 2 नंबर की थ्योरी के लिए क्यों पढ़े हम इतनी बड़ी बुक इस चैप्टर की, और क्यों हम पागल हों सिर्फ एक वीडियो में सब कुछ डाल दिया। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो देखनी है बैठ के, अपना मजे से बैठना है, कान में ईयरफोन लगाने हैं और फोन पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे जिस पे भी आपने देखनी है बैठ के वीडियो देखनी है। सारी मेहनत मैंने कर ली है इस चैप्टर पे, ठीक है ना। तो क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत लगाई है इस चैप्टर में, ठीक है। इन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताओ क्या ट्रू है, पढ़ो इसे। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल टू मेक कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल एंड नो कंक्लूजन, और डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन एंड नो कंक्लूजन। नहीं ये तो नहीं है, डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन एंड नो कंक्लूजन आर मेड अबाउट द सैंपल, ठीक है ना। कंक्लूजन तो नहीं, कंक्लूजन तो हमारा निकलता है। चलो दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे आपको, पढ़ चलते हैं आगे फटाफट करेंगे।
अभी मैंने टू सैंपल टी टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया ना आपको। अब ये आप ये एमसीक्यू कर पाओगे, अगर मैंने नहीं बताया होता तो आपको समझ ही नहीं आता ये। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टू सैंपल टी टेस्ट? टू सैंपल टी टेस्ट का पर्पस क्या होता है? टू कंपेयर मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। बहुत इजी, पहला क्वेश्चन ही बिल्कुल इजी है, मतलब बिल्कुल यही होगा, आगे के पार्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही है कि हम दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं टू सैंपल टी टेस्ट में, वही है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वन सैंपल टी टेस्ट? चलो, वन सैंपल टी टेस्ट का क्या पर्पस हो सकता है ये भी बता दो। कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स नहीं, कंपेयर टू रिलेटेड ग्रुप्स नहीं, कंपेयर द मीन ऑफ अ सैंपल टू अ नॉन पॉपुलेशन मीन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि हम सैंपल मीन का कंपैरिजन करते हैं पॉपुलेशन मीन से। ठीक है ना, कि मतलब वन सैंपल टी टेस्ट को तो हम वही करते हैं ना कि पॉपुलेशन मीन का कंपैरिजन होता है सैंपल मीन से। क्लियर हो गई इतनी बात? ये क्वेश्चन मैं समझा दूंगा अच्छे से कि ये चीज क्या होती है, क्योंकि इसी चीज पर ही हम टी टेस्ट लगाते हैं ना, जिसमें हम पता करते हैं कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। बस यहां पर ये याद रखो कि भाई वन सैंपल टी टेस्ट का काम क्या है, टू सैंपल टी टेस्ट का काम क्या है, ये तो पता होना चाहिए हमें क्वेश्चन में करने से पहले। चलो, आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ टू सैंपल टी टेस्ट। ठीक है ना, बताओ टू सैंपल टी टेस्ट में कौन सी एजम्पशंस ऐसी हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखो क्या लिखा है, इक्वल सैंपल साइज। जरूरी नहीं है कि साइज इक्वल ही हो, साइज अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर मान लो मैंने यहां पर एक सैंपल में 100 स्टूडेंट्स का डाटा लिया है, तो यहां पर मैं 200 का भी ले सकता हूं, 50 का भी ले सकता हूं। तो इक्वल सैंपल साइज का होना जरूरी नहीं होता टू सैंपल टी टेस्ट में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज नॉट रिक्वायर्ड? किसकी रिक्वायर्ड नहीं है? इसकी रिक्वायर्ड नहीं होता, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इक्वल सैंपल साइज ही होंगे। क्लियर है इतनी बात? वो भी मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझा दिया कि क्या चीज है ये। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो, टू सैंपल टी टेस्ट में कौन सा फॉर्मूला होगा। अब मान लो ये ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई ने बना दिया जो कि बन सकता है इन फ्यूचर, 100%, 100% गारंटी कह रहा हूं कि बन सकता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टू सैंपल टी स्टैटिस्टिक, यानी कि वही टू सैंपल टी टेस्ट वाला फॉर्मूला। दो फॉर्मूले थे ना, याद आ गया, जिसका एक का नाम था पूल्ड टी टेस्ट, एक का नाम था वेल्च टी टेस्ट। अभी पढ़ाया ना पीछे, दो फॉर्मूले थे। अब यहां पर देख लो, जो फॉर्मूले लिखे हैं ना उसके हिसाब से दोनों फॉर्मूले नहीं लिखे होंगे, दोनों फॉर्मूले लिख ही नहीं सकते ऑप्शन में। एक फॉर्मूला लिखा है और वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो ऑप्शन नंबर बी है, वो ऑप्शन नंबर बी है। ये वाला फॉर्मूला वेल्च वाला है, वेल्च वाला टी टेस्ट का फॉर्मूला, जिसमें वेरिएंस हम एज्यूम करते हैं कि अनइक्वल है, बट क्योंकि वो भी टी टेस्ट का फॉर्मूला ही तो होता है ना टू सैंपल टी टेस्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये बन सकता है क्वेश्चन, सीबीएसई बना सकता है और बनाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस तो 1 मार्क्स में, क्योंकि फॉर्मूले तभी तो बच्चों को क्लियर होंगे कि एक्चुअल फॉर्मूले है क्या, क्योंकि फॉर्मूलों को लेके ही इतनी कंफ्यूजन है इस चैप्टर में कि सब कुछ ऊपर से जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल, ये वर्ड पर देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, ये वर्ड पर सैंपल डेविएशन ऑफ अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, अभी समझाया था, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं इसको। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई ने बनाया था अपने किसी पीवाईक्यूज में, ठीक है ना, इसमें मैंने थोड़े बहुत पीवाईक्यू भी डाले हैं। ये कोई पीवाईक्यू नहीं है, ये कोई पीवाईक्यू नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी समझाने के लिए डाले हैं कि आपको पता होने चाहिए, इन फ्यूचर कभी एग्जाम में बने तो आपको पता हो। और बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं बन सकता। आप कह नहीं सकते कि ये क्यों डाल दिया, भाई सिलेबस में है तो डालेगा सीबीएसई तो ये समझ आ गया ना आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, जिसका फॉर्मूला भी मैंने आपको अभी बताया, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, ये भी अभी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? चलो, टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर टी टेस्ट का फॉर्मूला ही सीबीएसई पूछ ले, जो कि सीबीएसई ने पूछा है, सीबीएसई ने टी टेस्ट का फॉर्मूला पूछा है। और पता है सीबीएसई ने टी टेस्ट के फॉर्मूले दो बार ऐसा पूछे हैं कि एक बार उन्होंने नीचे अंडर रूट एन रखा है और एक बार अंडर रूट एन माइनस वन रखा है।
दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अभी 2 सैंपल टी टेस्ट में बताया था ना, तो एक ही देगा, तो आपको पता दोनों होने चाहिए। ऐसे ही टी टेस्ट 1 सैंपल टी टेस्ट में भी दो फॉर्मूले हैं, दोनों पता होने चाहिए, और वो एज इट इज फॉर्मूले सीबीएसई ने अपने एग्जाम में पूछे हैं, पूछता आया है। रिपीट करें क्वेश्चंस ये, क्योंकि नया नया टॉपिक है, बिल्कुल कंटेंट अच्छे से इसका है नहीं है, तो सीबीएसई को भी पता है, बट आगे आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। The t-test in a one sample t-test is calculated, तो सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर। अब यहाँ पर ये चीज समझ लो, ये चीज मैंने आपको वहां नहीं बताई, बट यहाँ बता रहा हूँ ये वाली चीज, कि हम फॉर्मूला जो होता है ना टी टेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, अपॉन में हम ये चीज लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एरर। आप कहोगे कि सर आपने तो अभी स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हमें ये वाला बताया है, ये वाला बताया है, हाँ, है ना। देखो यहां पर क्या है कि ये वाला जो एस है और जो ये वाला एस है, ठीक है ना, ये यहां पर इस पर भी कंट्रोवर्सी है बहुत ज्यादा, कि ये वाला फॉर्मूला रखे कि ये वाला फॉर्मूला रखे, है ना। बट आपके जो सिलेबस में है वो यही वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है, बट इसको स्टैंडर्ड एरर भी बोला गया है, ठीक है ना। तो वही है कि डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दे रहा है वो, ठीक है ना, वही मैटर करेगा, बट फॉर्मूला आपको यही वाला याद रखना है। तो वैसे तो इस तरीके से स्टेटमेंट के तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा गया सीबीएसई ने नॉर्मल 4 ऑप्शन डाले थे, उसमें ये वाला ऑप्शन डाला था एक बार में, तो बच्चों ये टिक करके आओ, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं डाला, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये चीज हो गया सैंपल मीन, ठीक है ना, ये सैंपल मीन हो गया, और ये वाली चीज हमारी हो गई पॉपुलेशन मीन, ठीक है ना, पॉपुलेशन मीन, इसको पॉपुलेशन मीन बोलते हैं। और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इसको स्टैंडर्ड एरर बोल दिया, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला ये वाला लगाएं या ये वाला लगाएं, नहीं, अगर सिर्फ स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए बोला है तो फॉर्मूला यही वाला आपको यूज करना है, ठीक है ना, फॉर्मूला आपको यही वाला यूज करना है। क्लियर है इतनी बात, जिसमें ये वाली जो चीज होती है ना, ये वाली जो चीज होती है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्लियर हो गई इतनी बात, हाँ जी, चलो। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बस याद रखनी है ये वाली बात कि स्टैंडर्ड एरर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और नॉर्मल अगर टी टेस्ट के लिए पूछा जाए तो ये वाला पूरा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, अगर स्टेटमेंट में नहीं लिखा आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन में आ गया तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे नीचे वाले को भी स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है। Which formula is used to calculate the standard error of the, देखो अब यहां पर एस भी है और ये भी है, बट नहीं, नॉर्मल स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का फॉर्मूला यही है, यही लिखना है, तो ऑप्शन नंबर ए को ही करेक्ट करना है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए को ही करेक्ट करना है। अब देखो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई ने, ये टाइप्स होते हैं कुछ सैंपलिंग मेथड के, ये भी एक थ्योरी का पार्ट ही है, तो वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो टाइप नहीं है सैंपलिंग मेथड का। तो सिंपल रैंडम सैंपल है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग भी है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी है, ये तो आपके बुक में भी लिखी हुई है चीजें। बायस सैंपलिंग एक सैंपलिंग तो है, बट वो एक्चुअल में सैंपलिंग मेथड का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसने बोला है कि कौन सा सैंपलिंग मेथड का टाइप नहीं है, ठीक है ना, कौन सा नहीं है। वैसे तो 4 टाइप होते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, और एक और आता है क्लस्टर सैंपलिंग करके, ठीक है ना। तो ये होते हैं, आपको ये भी पता होने चाहिए। तो ये तो आपके एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसी में ही लिखे हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के 4 टाइप होते हैं, ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के ही 4 टाइप हैं, इसको छोड़ के, मतलब ये वाला छोड़ दो तो 3 ये और एक मैंने जो बताया क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है ना। तो ये है, और बाकी के जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसके भी 4 टाइप हैं, वो आप बुक से पढ़ लेना, आपको दिख जाएंगे, बस खाली नाम याद रख लो और कोई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना, सिर्फ नाम याद रखो बस। अब देखो यहां पर इस पर क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में पूछा है, सीबीएसई ने कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, कि अगर यहां पर ये बोला गया है कि इन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स व्हाट इज अ सैंपल, अरे सैंपल क्या है, सैंपल क्या होता है बताओ।
a subset of individual chosen for analysis, the entire set of individual or objects under consideration, अब सबसेट ऑफ इंडिविजुअल चूजन फॉर एनालिसिस, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। हम एक पॉपुलेशन में से ही तो सेलेक्ट करते हैं, यानी कि वो एक सबसेट ही होता है, किसी सेट में से कुछ चीज निकालना, वो सबसेट ही तो होता है उसका। याद है सेट और सबसेट वाला पार्ट 11th क्लास में पढ़ते थे आप। यहां पर आप बस खाली वो समझो कि सबसेट का मतलब क्या होता है कि वही सैंपल ही है। तो अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल, कुछ कुछ चीज को निकालना, ठीक है ना, कुछ आइटम्स निकालना, कुछ नंबर ऑफ साइज सेलेक्ट करके निकालना और फिर एनालिसिस करना उसको, तो वही सैंपल होता है। तो बी पार्ट में वही लिखा है। इन दोनों पर एज इट इज क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं, बस वो है कि लैंग्वेज अलग करके पूछा है। आपको याद रखना है कि जब पैरामीटर वर्ड आ जाए, ठीक है ना, तो पैरामीटर वर्ड में जब पैरामीटर वर्ड आ जाए, ये पैरामीटर वाला वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पॉपुलेशन का। और जब स्टैटिस्टिक पेन चेंज करने के चक्कर में सब मिट गया चलो, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। और जब स्टैटिस्टिक की बात हो, स्टैटिस्टिक की, ठीक है ना, इसमें मैंने क्या बताया, पैरामीटर और ये स्टैटिस्टिक, इसका मतलब है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है सैंपल का, ठीक है ना। ये दो चीजें याद रखनी है, बस मैं यहां पर लिख रहा हूं कि पैरामीटर जब हो तो पैरामीटर सीधे सीधे कनेक्ट होता है पॉपुलेशन से, बस ऐसे याद रखो, ठीक है ना, इसको इस तरीके से याद रखो। और जब सैंपल हो तो सैंपल सीधे सीधे कनेक्ट हो जाता है किससे, तो यहां पर हम लिखेंगे पहले स्टैटिस्टिक, ये सीधे सीधे कनेक्ट हो जाता है सैंपल से, ठीक है ना। ये दो चीजों का जो लिंक है ना, ये याद रखना है आपको, क्योंकि सीबीएसई ने इस पर क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर में। क्लियर होगी इतनी बात। चलो तो अब यहां देखो, ये जो क्वेश्चन है, इन अ वन सैंपल टी टेस्ट एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू द टी टेस्ट। अब इस क्वेश्चन, बड़ा ये ना क्वेश्चन सोचने वाला है, रटने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखो यहां पर क्या है कि टी टेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है, ये क्या होता है टी टेस्ट का फॉर्मूला, टी टेस्ट का फॉर्मूला हमारा ये होता है, जो मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं उसकी बात करूंगा सिर्फ यहां पर, है ना। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहां पर ये वो कह रहा है कि अगर हम सैंपल साइज को बढ़ा दें, सैंपल साइज को अगर हम बढ़ा दें, सैंपल साइज मतलब ये एन, ये सैंपल साइज है ना एन, अगर वो कह रहा है कि सैंपल साइज को अगर हम बढ़ा दें तो टी टेस्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। देखो, अगर मैंने सैंपल साइज बढ़ा दिया, सैंपल साइज बढ़ते ही सैंपल मीन बदल जाएगा, सैंपल मीन बदलते ही ये एस जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, ये भी बदल जाएगा। तो सैंपल साइज के बढ़ने से ऐसा नहीं है कि टी टेस्ट भी बढ़ जाएगा या टी टेस्ट डिक्रीज हो जाएगा, नहीं। जब तक हमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम नहीं बता सकते कि टी टेस्ट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम इस चीज पर कमेंट नहीं कर सकते हैं कि अगर साइज, सैंपल साइज को बढ़ा दो तो टी टेस्ट का क्या होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये भी बढ़ जाएगा या ये कम हो जाएगा, नहीं, ठीक है। इसका लॉजिक मैंने समझा दिया आपको। सैंपल साइज बढ़ते ही सैंपल मीन पर फर्क आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सैंपल मीन हम सेम तो नहीं रख सकते ना, कि अगर हम यहां पर एन बढ़ा दें और वो वैल्यू सेम ही रखें, नहीं हो सकता ये चीज, ठीक है। वॉट इज अ स्टेटमेंट, अब देखो यहां पर जो वर्ड आ गया आपका समझने वाला, वॉट इज अ स्टेटमेंट मेड अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर फॉर टेस्टिंग पर्पसेस कॉल्ड, ये आ गया टेस्टिंग पर्पसेस। अब ये टी टेस्ट होता है ना, टी टेस्ट क्या होता है, ये टी टेस्ट वही है, टेस्टिंग ही करवा रहा है वो। अब ये हम जो करते हैं ना, इसको बोला जाता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, जिसको मैं इतनी देर से बोल रहा था अभी, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो वो जो हाइपोथेसिस वाला वर्ड है ना, वही है कि ये एक पॉपुलेशन पैरामीटर होता है फॉर टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। इस स्टेटमेंट को
हम बोल देते हैं, या इस वर्ड को हम बोल देते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है ना। एक तरीके से हाइपोथेसिस की डेफिनेशन हो गई है। बस ये डेफिनेशन आपको लर्न नहीं करनी है, समझा रहा हूं वर्ड, ठीक है ना। थ्योरी पर्पस में भी तो है ना, इसमें थ्योरी के पर्पस के भी एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं, सीबीएसई ने जो पूछे हुए हैं ऑलरेडी वो भी कवर हो रहे हैं, सब कुछ कवर होगा ना इसमें, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी तक बने नहीं है थ्योरी में से वो भी मैंने यहाँ पर कवर करवाए हैं, तो वो बन सकते हैं अभी आगे एग्जाम्स में, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं बनेंगे, है ना। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच हाइपोथेसिस सर्व्स एज द डिफॉल्ट एजम्पशन टू बी टेस्टेड। हम डिफॉल्ट एजम्पशन किसको लेते हैं, डिफॉल्ट एजम्पशन, इस वर्ड पर ध्यान देना कि जब हम टेस्ट करते हैं, तो देखो इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि एक तरीके से ना हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, कई अलग अलग बुक में H1 करके भी है, बट आप ऐसे डिनोट करो बस। इसका मतलब होता है नल हाइपोथेसिस, ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस। जब नल हाइपोथेसिस नहीं है तो इसका मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है ना। बस इसका कहने का मतलब ये है कि ये हम एजम्पशंस लेते हैं, मतलब समझ लो वो वाली चीज हो गई कॉन्ट्राडिक्शन, कि अगर हमने किसी चीज को ये चीज मान ली, तो अगर वो चीज पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, तो इसका मतलब फिर कुछ और होगा। तो अगर नल हाइपोथेसिस नहीं है तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये। तो अगर वो यही कह रहा है कि विच हाइपोथेसिस सर्व्स एज द डिफॉल्ट एजम्पशन, क्योंकि हम जब कमेंट करते हैं ना तो हम नल हाइपोथेसिस पर कमेंट करते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। ये कैसे पता चलता है, ये क्वेश्चन में ही समझ में आएगा, जितनी मर्जी मैं आपको थ्योरी में ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जब ये वाली वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस वीडियो को फिर दोबारा से देख लेना, स्टार्टिंग से दोबारा दोबारा से स्टार्टिंग वाला पार्ट देख लेना, इसका कुछ 15-20-30 मिनट वाला दोबारा देख लेना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम सारा कमेंट नल हाइपोथेसिस पर करते हैं कि ये चीज रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है, ये कैसे पता चलता है, सब समझाऊंगा क्वेश्चन में, टी टेस्ट निकाल के कंपैरिजन करते हैं वैल्यू से, वो तब पता चलेगा आपको, यहां पर नहीं समझा सकता मैं अभी, ठीक है ना। तो यहां पर वो कह रहा है कि डिफॉल्ट एजम्पशंस क्या रहती है, तो डिफॉल्ट एजम्पशन हमारी नल हाइपोथेसिस रहती है, ठीक है ना, क्योंकि हम सब कमेंट पूरा नल हाइपोथेसिस पर करते हैं। ये तो ऑल्टरनेट हो गया ना कि नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, ये तो मतलब हो गया ना, ठीक है ना। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये चीज एक्सेप्ट हो गई तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, अगर ये चीज रिजेक्ट हो गई तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात। चलो, जो बच्चा पूरी वीडियो देखेगा ना, मजा उसी को ही आएगा, क्योंकि इस चैप्टर को जितना इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं ना, उतना मैं इंटरेस्टिंग बना रहा हूं इसको। नहीं तो ये चैप्टर इतना बोरिंग था, कुछ सही से इसका कंटेंट था ही नहीं, ठीक है ना। तो जितना मेरे से हो सकता है मैंने बेटर कर दिया इसको, ठीक है ना। इससे बेटर तो अभी तक है नहीं है ये, आगे आने वाले टाइम पर हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वो कह रहा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या रोल होता है। मैंने आपको अभी समझाया ना, जितना मैंने आपको कम वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया ना, आप इसका क्वेश्चन का आंसर खुद बता दोगे, जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं अगर। व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, to contradict the null hypothesis suggesting an effect or difference। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जो रोल है ना, वो नल हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करना ही तो है, कि नल हाइपोथेसिस अगर वाली चीज जो है वो अगर नामुमकिन हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब वही होता है ना कि कोई चीज नामुमकिन करना। जैसे याद है कि टेंथ में हम करते थे, टेंथ तो सबने पढ़ी है ना, टेंथ में याद है हम पढ़ते थे √3 इज अ इरेशनल नंबर को प्रूफ करते थे हम। तो हम क्या करते थे, हम एज्यूम करते थे कि √3 एक रेशनल नंबर है और उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखते थे, फिर वो बहुत बड़ा सा सॉल्व करते थे, याद है, पूरा बच्चे रट के जाते थे उसको, सारे रटते हैं उसको, अब तक बच्चे जो है ना वो रटते हैं, √3 √5 और √7 इरेशनल नंबर है, उसका प्रूफ रटते हैं बच्चे, ठीक है ना। सही भी है, रटना ही है, क्या ही है उसमें, है ना। बट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, हर बार 3 नंबर में एग्जाम में आता था, बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ,
है ना? तो हम याद है जब हमने जब ये हम चीज़ प्रूफ करते थे, तो ये चीज़ प्रूफ तो होती नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि √3 तो इर्रेशनल नंबर ही है। बट क्योंकि वो प्रूफ करवा रहा है, तो प्रूफ में तो हमें पूरा लंबा-चौड़ा 1 डेढ़ पेज का सॉल्यूशन लिखना पड़ता था। तो लास्ट में हम लिखते थे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन, याद है कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ये एक नामुमकिन चीज़ है कि √3 एक रेशनल नंबर है। हमने जो प्रूव मतलब जो हमने अज़्यूम किया है, वो नहीं है, वो गलत है जो हमने अज़्यूम किया है, असम्पशन हमारी गलत है। तो फिर हम लास्ट में लिखते थे कि हाँ, ये चीज़ प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड √3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो वही है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का यही रोल होता है कि नल हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करना। समझ आ गई बात? बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा नहीं समझना। व्हाट इज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स? अब देखो, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है, ये सीबीएसई ने अपनी बुक में दिया हुआ है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सीबीएसई ने अपनी बुक में डाला हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में, तो मैंने भी डाल दिया कि थ्योरी का क्वेश्चन अगर बनता है तो ऐसे कर लो। इस पर मतलब क्वेश्चन जो है ना, बड़ा क्वेश्चन तो इस पर नहीं बनेगा। बड़ा क्वेश्चन बनने के लिए बहुत कुछ है, इस पर नहीं बनेगा बड़ा क्वेश्चन कुछ। बस थ्योरी आप याद रख लो कि एक्चुअल में कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है। ये एक रेंज होती है। इंटरवल आ रहा है ना, इंटरवल का मतलब वही हो गया कि वो रेंज बता रहा है कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक वैल्यू होगी। तो ये रेंज होती है ऑफ वैल्यूज दैट इज लाइकली टू कंटेन द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है ना, कि ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। डी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। बस इसकी डेफिनेशन समझ लो, डेफिनेशन समझ के इसको याद कर लो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट इज लाइकली टू कंटेन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है ना, कि वो एक रेंज बताता है। जैसे सैंपल मीन निकाला, तो सैंपल मीन तो एक वैल्यू आ गई ना, जरूरी थोड़ी है कि ये सही आई, ये वैल्यू सही तो नहीं आई। इसकी जगह पर ही अगर मैं रेंज बता दूं कि मीन 35 से 40 के बीच में होगा, उसमें से तो कोई ना कोई वैल्यू मैच करी जाएगी। तो ये होता है इंटरवल। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखो यहां पर ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट वाला क्वेश्चन। टी टेस्ट की वैल्यू ये दे रखी है 3.07, जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं ना टी टेस्ट, वो इन्होंने यहां पे दे दिया निकाल के। और एक क्रिटिकल टी वैल्यू दे दी है। ये क्रिटिकल टी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन आती है। ये हम कैसे निकालते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये एक्चुअल में टी टेबल होती है, आपके बुक के पीछे भी दी होगी, एमएल अग्रवाल ने भी दी है, सब जगह सब बुक में दी हुई है वैल्यू। उसके पीछे वैल्यू दी होती है, हम वहां पर जाके चेक करते हैं वो वैल्यू। और वो आपको वो नहीं करना है कुछ भी, आपको सीबीएसई ये वैल्यू एग्जाम में गिवन देगी। ये वाली वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी टी टेस्ट वाले फॉर्मूले से, ये वाली वैल्यू गिवन आएगी। इन दोनों का एक कंपैरिजन करके हम बताते हैं, कमेंट करते हैं नल हाइपोथेसिस के बारे में कि रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। तो अगर वही कह रहा है कि ये वैल्यू ये आ रही है, अब इसकी हम मॉड वैल्यू लेते हैं, तो मॉड का मतलब तो ये हो गया ना कि टी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 3.07 नेगेटिव भी आ सकता है, टी पॉजिटिव भी आ सकता है। बट हम क्योंकि पॉजिटिव में ही लेते हैं, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड में ले लेंगे वैल्यू। ये वाली वैल्यू मेरी बड़ी आ रही है 2.060। अगर जो वैल्यू हमने निकाली है ना टी टेस्ट की, वो वाली वैल्यू अगर बड़ी आ जाए, अगर बड़ी आ जाए जो वैल्यू गिवन है हमें टी टेस्ट की, यानी कि जो जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, ये गिवन वैल्यू होती है, गिवन आएगी क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन, और ये वाली वैल्यू हम खुद निकालेंगे। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर या तो जो हमने निकाली है वो बड़ी है, उस केस में हम बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा, नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होगा। पूरा क्वेश्चन इसी पर ही डिपेंड करेगा, पूरा क्वेश्चन इसी पर ही डिपेंड करेगा। अभी आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, अब वो चाहे इस वाली वीडियो में ही करवा रहा हूं मैं, या फिर इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें करवा रहा हूं। तो मैं हिंट दे रहा हूं आपको, जो बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से, तो या तो इसी वीडियो में क्वेश्चंस करवाऊंगा आगे, एंड बड़े वाले क्वेश्चंस जो होंगे इसके जो 3 नंबर में बनेंगे, या फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें होंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो ये दोनों वीडियोस हमारी कंबाइंड है, दोनों देखो ना, दोनों वीडियो ही देखनी पड़ेगी आपको अगर स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना है ये। क्योंकि कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा है और सर छोटी लेंथ करो। जब मैं लेंथ छोटी करता हूं वीडियो की, तो बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो की लेंथ बड़ी कर दो।
सर वन शॉट डाल दो, सर मैराथन पढ़ा दो। तो बेटा मैराथन तो 6-6 घंटे की होती है, 8-8 घंटे की भी होती है मैराथन। तो करने वाले टीचर्स तो इतनी बड़ी-बड़ी मैराथन भी करते हैं, बट आप टिकोगे? जो बच्चे मेरी 2 ढाई घंटे या 3 घंटे की वीडियो नहीं देख पा रहे सही से, तो वो मैराथन देखेंगे या वो लाइव पढ़ेंगे? बताओ। क्योंकि आप सीरियसली तो लेते नहीं हो अप्लाइड मैथ्स को, मजाक समझते हो ना। अब ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये कोर मैथ्स में दूर दूर तक नहीं है ही नहीं, बिल्कुल भी। तो ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये चीजें बिना पढ़े आप कर लोगे? किसी टीचर की हेल्प के बिना कर लोगे ये खुद से आप? मतलब इस चैप्टर को बनाने में मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा कि मुझे कितनी सारी बुक्स रिसर्च करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी इसको बनाने के लिए। तो आप खुद से पढ़ लोगे? आपके पास इतना टाइम होता है कि मतलब अकाउंट्स भी पढ़नी है, सब कुछ, इतने सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। और जो बच्चे तो अप्लाइड मैथ्स ऑप्शनल में लेके बैठे हैं, तो भाई उनका तो भगवान ही मालिक है फिर। और जो बच्चे मेन सब्जेक्ट्स को लेके ही पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथ्स को, तो उनका ही फायदा है। वही बच्चे सीरियसली अच्छा सा स्कोर कर पाएंगे इसमें, ठीक है ना? क्योंकि अच्छा स्कोर कर सकते हो आप अगर आपको गाइडेंस सही मिल जाए तो। तो यहां पर क्या हो रहा है? हाँ जी, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, तो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सीधे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है जी, समझ आ गई बात? इस एमसीक्यू से मैंने आपको एक हिंट दे दी है कि इससे ही, इस चीज से ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। हमारा पूरा आंसर, हमने जो कमेंट करना है, जो कंक्लूजन निकालना है क्वेश्चन में, वो सब इसी पर ही डिपेंड करेगा कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। कब क्या होना है, कब क्या केस लेना है, वो सब क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा वो क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो बने रहना वीडियो के साथ। अगर नेक्स्ट पार्ट आएगा तो नेक्स्ट पार्ट में देखना, फिर समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखते हो ना प्राइम पर और नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखते हो बढ़िया बढ़िया सी, और कई बार क्या होता है कि 4-5 एपिसोड आ गए और फिर उन्होंने 4-5 एपिसोड बाद में डाले, तो वेट करते हो ना, इंतजार करते हो कि यार बड़ी अच्छी लग रही है ये सीरीज नेटफ्लिक्स की, कब आएंगे इसके बाकी के एपिसोड? या फिर एक ही दिन में पूरे 10-12 एपिसोड देख जाते हो, है ना? और वीडियोस नहीं देख सकते पढ़ने वाली, जो आपके काम आएंगे, जो बोर्ड्स में आपके जो मार्क्स लिखे जाएंगे ना रिजल्ट में, वो इन्हीं वीडियोस से आएंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं वो नेटफ्लिक्स की सीरीज देखने से नहीं आएंगे। अगर वो देखने से आ रहे हैं ना, तो बेटा वो देख लो, फिर वो देख लो अच्छे से। समझ आ गई बात? चलो, सीबीएसई की हैंडबुक में और बाकी बुक्स में भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में बताया गया है। देखो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में पढ़ोगे तो ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक है। मत जाओ डिटेल में, मत जाओ पूरा। ये जो मैंने 3 क्वेश्चन लगाए हैं बस सेंट्रल लिमिट थ्योरम के, इस 3 क्वेश्चन से ही, या 3 ही है या 4 हैं, एक बार देखता हूँ। हाँ, 3 ही है, बस खत्म हो गया। इसके बाद तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आ रहे हैं। 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, बाकी फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 क्वेश्चन लगाए हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम के। सेंट्रल लिमिट थ्योरम यहीं से क्लियर हो जाएगा, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट डज दी सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट? क्या कहती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम? सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक्चुअल में, द मीन ऑफ अ सैंपल इज इक्वल टू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, नहीं। द डिस्ट्रीब्यूशन of sample means will be approximately normal regardless of the population distribution। ये है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। अब आप कहोगे कि सर आपने तो याद किए हुए हैं, आपको तो पता है ना? बेटा मैंने अगर क्वेश्चन लगाए हैं तो मुझे तो पता ही होंगे ना, मुझे तो पता ही होंगे। आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको वीडियो से देख के पता चलेगा, समझ के पता चलेगा। क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैंने लगा दिए हैं, अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिए, 2-2 3-3 बार देख लिए, तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओगे ना अपना एग्जाम में भी। अब एज इट इज क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आता एग्जाम में। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके जाते हो प्रैक्टिस, तो वही वाला क्वेश्चन थोड़ी आ जाता है एग्जाम में। तो अपनी बुद्धि और अपना दिमाग तो लगाते हो ना एग्जाम में भी, कि हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन करा था, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, तो ये इस तरीके से होगा, तो वो हो जाता है एग्जाम में। ऐसे ही है। गलती यहां पर क्या होती है कि बच्चे ये समझते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम को, कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में जो सैंपल मीन होता है वो पॉपुलेशन मीन के बिल्कुल इक्वल होता है। नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन के इक्वली आ जाएगा, तो फिर तो क्या है, फिर तो मतलब सब कुछ ही
हो गया, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, चैप्टर ही नहीं बनेगा फिर तो पूरा। फिर तो चैप्टर ही क्यों बनाइए, इतने सारे फॉर्मूले क्यों बने? 1 सैंपल टी टेस्ट कितने सारे फॉर्मूले, 2 सैंपल टी टेस्ट भी क्यों बना फिर? अगर एक बार हमने सैंपल का डाटा लिया है ना, और वो हमारा पॉपुलेशन मीन के इक्वली आ गया, हर बारी इक्वल आ गया अगर, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो जैसे बच्चे समझते हैं कि यही होती है ना, नहीं, बट ये नहीं होती है। इसका भी अभी बताऊंगा कि क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है। ये चीज याद रखो कि बी ऑप्शन इसका क्यों कह रहा हूं मैं, कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, यानी कि जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसका जो मीन्स होते हैं, मीन्स, मीन नहीं मीन्स, यानी कि सैंपल के जितने भी मीन होते हैं ना, अगर मान लो हमने 4-5 सैंपल ले लिए, अरे ले सकते हैं हम, क्या दिक्कत है, हम ले सकते हैं, 4-5 सैंपल्स लेके हमने कंपैरिजन किया, फिर 4-5 सैंपल्स का मीन निकाला, वो अप्रोक्सीमेटली हमारा नॉर्मल रिगार्डलेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो हमारा अप्रोक्सीमेटली बहुत मिलेगा, मतलब बहुत नियरेस्ट होंगे हम पॉपुलेशन मीन के। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहती है, वो ये नहीं कहती कि एक सैंपल लो, उसका मीन निकाल लो और वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल हो जाएगा, नहीं। हमने कुछ सैंपल्स लिए, उसका मीन्स निकालेंगे, तब भी हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि यही पॉपुलेशन मीन है, अप्रोक्सीमेटली बहुत नियरेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि हम एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते हैं, एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम? की इंप्लीकेशन क्या होता है? अब की इंप्लीकेशंस में वही है, अब समझ में आ जाएगा आपको, इसका ए वाला पार्ट है वो पढ़ो जरा। द मीन ऑफ द सैंपल मीन्स, यानी कि सैंपल जो हमने निकाले हैं उनका मीन, सैंपल मीन्स का मीन वो इक्वल होता है पॉपुलेशन मीन के। यहां पर भी एक्चुअल में ये जो इक्वल वर्ड है ना, ये नहीं होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल कह सकते हो, ठीक है ना, बट फिर भी हम इक्वल वर्ड पढ़ लेते हैं, इसको इक्वल वर्ड कहना ठीक है, बट किसके इक्वल? सैंपल्स के मीन का, एक सैंपल के मीन का, मतलब एक सैंपल का जो मीन है उसका वो इक्वल नहीं होगा पॉपुलेशन मीन के। समझ आ रही है मेरी क्या कहना चाह रहा हूं मैं बात? जैसे यहां पर फर्स्ट ऑप्शन लिखा था, यहां लिखा था कि जो सैंपल का मीन है ना वो इक्वल होगा पॉपुलेशन मीन के, नहीं, हमने बहुत सारे सैंपल्स लिए, उसका मीन निकाला, फिर उसका एवरेज निकाला, या फिर उसका मीन निकाला, मीन या एवरेज एक ही बात हो गई ना, फिर उसका मीन निकाला, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ सकता है पॉपुलेशन मीन के। ये इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में कहीं मिलेगी नहीं आपको। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन में ही पूरा कवर कर दिया। What is the minimum recommended sample size for the central limit theorem to be effective in approximating a normal distribution? मतलब एक मिनिमम सैंपल साइज कितना बताया गया है सेंट्रल लिमिट थ्योरम में, ठीक है ना, कितना बताया गया है? उन्होंने ये बताया कि जनरली अ सैंपल साइज 30 और मोर इज कंसीडर्ड सफिशिएंट। वो ये कहना चाह रहा है कि कम से कम 30 या फिर उससे ज्यादा का सैंपल लो और उसका मीन निकालो, वो सफिशिएंट है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये समझाती है, ठीक है ना, कि जो सैंपल साइज है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम कम से कम 30 या उससे ज्यादा का सैंपल लो तो वो सफिशिएंट होता है तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन मीन के करीब जाना। समझ आ रही है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जितना सैंपल हम कम लेंगे उतना हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते पॉपुलेशन मीन क्या होगा, जितना सैंपल साइज बढ़ाते रहोगे उतनी ही एरर कम होगी। स्टार्टिंग में समझाया था ना मैंने कि सैंपल साइज कम होगा तो मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा रहेगा, एरर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और अगर सैंपल साइज हमारा जितना बढ़ेगा उतना एरर कम होगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो तब भी नहीं आ सकती वैल्यू का। समझ आ गई बात? ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में। अब मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होगी आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये कहती है कि सैंपल साइज 30 या उससे ज्यादा रखो, वो सफिशिएंट है, और एक स्टैंडर्ड इन्होंने मतलब सेट कर दिया है ना। और की इंप्लीकेशन उसकी ये कहती है कि अगर हमने सैंपल्स लिए हैं, जैसे अगर मान लो मैंने 30 सैंपल ही लिए हैं, तो 30 सैंपल का मीन निकालो, 30 सैंपल्स का मीन निकालो पहले, फिर उसका उसकी जो वैल्यू आएंगी ना
सारी, फिर उसका मीन निकालो। वो हमारे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कह सकते हैं हम पॉपुलेशन मीन के, ठीक है ना? बहुत बहुत नियरेस्ट होंगे हम पॉपुलेशन मीन के, ये वो कहना चाह रहा है। और स्टार्टिंग में उसने सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में बता दिया कि एक्चुअल में ये सैंपलिंग मतलब एक तरीके से ये और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही थोड़ी सी ऊपर नीचे है, वैसे ऑलमोस्ट सेम ही बातें लिखी हैं दोनों में, ठीक है ना? बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग तरीके से लिखी है, बाकी सब सेम ही लिखा है। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया आपको 3 क्वेश्चन सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में। अब देखो यहां पर छोटे-छोटे से 2 क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन लगा दिए हैं कि ये भी समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये भी बन सकते हैं 1 मार्क्स में। क्वेश्चन पढ़ो। सिंपल क्वेश्चन है पहला, टी टेस्ट की वैल्यू पूछ रहा है। सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं? कुछ नहीं सोचना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ। सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना? जब कुछ ना समझ में आए ना तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करना है आपने, और कुछ भी नहीं सोचना। तो यहाँ पर जो टी टेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर जो टी टेस्ट का फॉर्मूला लगाना है आपने, सिर्फ स्टैंडर्ड वाला लगाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ गया ना कि वो टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ टी लिख के आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना? और कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है? ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जो n-1 आता है वो एक मॉडिफाइड फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 सैंपल टी टेस्ट में यही माना जाता है, और यही आपकी सारी बुक्स में यही मिलेगा। वो मॉडिफाइड फॉर्मूला है। क्यों होता है उसका रीजन मैंने आपको बताया। उस फॉर्मूले का क्वेश्चन मतलब उस फॉर्मूले का यूज भी हम क्वेश्चन में करेंगे। बट अगर ऐसे क्वेश्चन आया जिसमें सिंपल हमें ये वैल्यूज गिवन है, सिंपल टी की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, कुछ इसमें वो ये नहीं पूछ रहा कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये कुछ भी नहीं पूछ रहा। वो सिंपल टी टेस्ट की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना है आपने बस। तो क्या हो जाएगा, एक 25 ऑब्जर्वेशंस का सैंपल लिया हमने, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 25 विद अ मीन 68, यानी कि ये सैंपल मीन हो गया, एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन 8, एज्यूमिंग अ पॉपुलेशन मीन 70, ठीक है? पॉपुलेशन मीन ये हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना गिवन है? 8 गिवन है, और ये हमें कितना गिवन है? 25 गिवन है। बस ये जो स्लैश होता है इसका मतलब एक्चुअल में ये ना, कंफ्यूज मत होना, ये डिवाइड होता है ऐसे करके ना, ये होता है एक्चुअल में, और ये फिर ऊपर ही आता है मल्टीप्लाई में, है ना? ये फिर ऊपर ही आता है मल्टीप्लाई में। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर कितना आएगा? 8 अपॉन में √25, ठीक है ना? तो ये कितना आ गया? -2 अपॉन में -2 अपॉन में 8 इंटू में 5, क्योंकि ये 25 है, इसका √5 ऊपर चला जाएगा सीधे। ये आ गया माइनस का 1 अपॉन में 4 इंटू में 5। इसको सॉल्व करो, पॉइंट में निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना आंसर, ठीक है ना? आंसर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। तो इसको जब काटेंगे ना हम, तो 4 1 4 आ जाएगा, और 1 0, तो कितना 4 2 8 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, नहीं 2 आ गया ना, तो 2.20 आ गया, तो 5 आ जाएगा ये, तो 12.5 आ गया। सॉरी 12.5 नहीं, 1.25, 1.25 आ गया माइनस में, माइनस में, क्योंकि टी की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। जब हम नल हाइपोथेसिस के बारे में कमेंट करते हैं ना कि वो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, उस केस में हमें टी की वैल्यू मॉड में लेनी है, यानी कि मॉड लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, पॉजिटिव से कंपैरिजन करना होता है, ठीक है ना? इस केस में तो कुछ नहीं करना, तो इसका आंसर यही रहेगा माइनस का 1.25, ठीक है ना? अगर एमसीक्यू में आ गया, उसमें अगर मान लो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव में ना देके पॉजिटिव में दे रखी है, तो सिंपल आप यहाँ पर 1.25 पॉजिटिव में डाल देना, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में आपको प्लस में भी दे देगा और माइनस में भी दे देगा, नहीं, ये नहीं होता, है ना? ये नहीं होगा, ठीक है? क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। Given a simple random sample with observation this, what is the point estimate of the population standard deviation?
समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पर पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन डेविएशन पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला मैंने अभी करवाया था, अभी करवाया मैंने। पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको मैं थोड़ा एस से डिनोट कर देता हूँ, इतना बड़ा ना लिख के, और इसका फॉर्मूला ये था, अपॉन में n-1, ठीक है ना। अब ये चीज निकालने के लिए ना, ये वाली चीज निकालने के लिए मुझे पहले सैंपल मीन निकालना पड़ेगा, सैंपल मीन निकालना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूं ये सैंपल मीन, या फिर पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। इसको या तो बोल दो सैंपल मीन, या बोल दो पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, या एक्स बार से डिनोट कर दो। ये चीज या तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बोल दो, या फिर पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बोल दो, या एस से डिनोट कर दो। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम मीन जैसे निकालते हैं बस वैसे ही निकालना है मीन हमें। तो ये आ जाएगा 12 और 4 16, यानी कि 4 आ गया आंसर। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकलती है, ये वाली वैल्यू कैसे निकलती है, ये वाली वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़े क्वेश्चन में भी निकालने के लिए आएगी। ये वैल्यू ऐसे निकालते हैं कि इसमें हम एक एक ऑब्जर्वेशन को मीन से माइनस करते जाते हैं और उसका स्क्वायर, फिर उसका सम करते हैं, यानी कि 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, बस इसको फिर सम करते हैं। तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये आ गया कितना 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया कितना 20। ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर दो, पुट कर दो, 20 आ गया। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा 1 2 3 4, 4 - 1, 4 - 1 3 आएगा, ठीक है ना। ये मत कर लेना गलती कि यहां पर वैल्यू ले लो 4 मजे मजे में, है ना, मजे मजे में, क्योंकि कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो इसकी, 3 से जब इसको डिवाइड करोगे ना तो रूट में ये वैल्यू आ जाएगी 6 पॉइंट। मैं जरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है ना, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पर। आप कैलकुलेटर की हेल्प मत लेना, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो आपको खुद घर पे प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी इसकी। तो मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर पहले, और मैं देखता हूँ 20 डिवाइड बाय 3, 6.666 आएगा, फिर उसका रूट निकाल लेते हैं, है ना। तो 2.58 समथिंग आएगा, 2.58, तो ऑप्शन भी मैच कर जाएगा हमारा, जिस हिसाब से उन्होंने ऑप्शन बनाया है। तो उसको सॉल्व करके ना तो 2.58 समथिंग आएगा। ऑप्शन में डी में 2.5 पे ही छोड़ा हुआ है, तो बस यही छोड़ दो ऑप्शन में, ठीक है ना। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन मैच कर लेना पहले, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन आ भी गया तो क्या दिक्कत है, ऑप्शन लगा देना, ठीक है ना। इसमें भी ऑप्शन लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस याद रखना है कि टी की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ठीक है ना। चलो आगे। अब यहां से देखो क्वेश्चन, बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। पिछले 2 क्वेश्चन भी हमारे प्रैक्टिकली थे, बस अब यहां से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही होने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो अगर चल रही है, यही वाली वीडियो में पढ़ रहे हो तो आप बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अगर पढ़ोगे तो फिर यहां से आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे। क्लियर है कि बात?